सीबीएसई का नया नियम सुनकर लाखों ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैरान हैं। अभी क्या है ये नियम? तो सीबीएसई ने 2026 से क्लास 9th और 10th के लिए जो लैंग्वेज है उनके पढ़ने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 भाषा पढ़नी होगी, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषा होना ज़रूरी होगी। लेकिन ये जो नई भाषा पॉलिसी बनाई है, इसमें ये जो नई भाषा 3 लैंग्वेज पॉलिसी में जो नई R3 लैंग्वेज डाली गई है, इसकी बोर्ड एग्ज़ाम होगी क्या? और जो क्या आप विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं? और जिन स्कूलों में भाषा के शिक्षक नहीं हैं वहाँ पर क्या होगा? ये सब जो सवाल है, इन सब सवालों के जो आंसर से आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीबीएसई के नए लैंग्वेज पॉलिसी सर्कुलर को आसान भाषा में पूरी तरह से समझेंगे। तो इसीलिए इस पूरा ये सब जो वीडियो है इसके बारे में है, तो इसे शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सुबोध फाउंडेशन ये यूट्यूब चैनल। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे इस सर्कुलर को डिटेल में समझने के लिए। तो ये जो सर्कुलर है वो रिलीज़ हुआ है 15 मई 2026 को। हम 2 दिन बाद इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो पूरे जो हेड है स्कूल के, इनके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो सब बच्चे और पेरेंट्स भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं, इसकी वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट क्या दिया है देखो यहाँ पे, अलाइनमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर लैंग्वेजेस इन क्लास 9th and 10th 2026-2027 ऑनवर्ड्स विद एनसीईआरटी सिलेबस। जो इसका सब्जेक्ट इसका यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लास 9th और 10th है 2026-27 से आगे ऑनवर्ड्स, यहाँ पे भाषा पढ़ाई के जो नियम हैं इनको एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार लागू करने के बारे में ये सर्कुलर है। तो क्या दिया देखो आगे, डियर प्रिंसिपल, CBSE has always been committed to the vision of National Education Policy NEP जिसे कहा गया है 2020 and the National Curriculum Framework for School Education जिसे हम NCFSE शॉर्ट में कहते हैं 2023। इसका मतलब ये है कि जो CBSE है वो हमेशा से ये जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, उसको लागू करने के लिए साथ ही साथ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, इसे लागू करने के लिए पहले से ही कमिटेड है। कौन? CBSE इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसी के संदर्भ में द बोर्ड हैज़ केयरफुली रिव्यू द रिसेंटली रिलीज NCERT सिलेबस फॉर क्लास 9th। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो बोर्ड है CBSE बोर्ड, उन्होंने क्या किया है, तो जो नया सिलेबस जारी किया गया है NCERT का क्लास 9th के लिए, उन्होंने उसकी क्या की, तो समीक्षा की है, उसे केयरफुली रिव्यू किया है। विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस R1, R2, R3 एट द सेकेंडरी स्टेज। और जिसमें क्या किया है, तो उन्होंने सेकेंडरी स्टेज पर मीन्स CBSE ने ऐसे डिसाइड किया है कि जो पूरा सिलेबस उन्होंने स्टडी किया NCERT का 9th का, और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि सेकेंडरी स्टेज पर माध्यमिक स्तर पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसका अध्ययन होगा 3 लैंग्वेजेस का। कौन से 3 लैंग्वेजेस? R1, R2, R3। ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी R1, R2, R3 ये क्या है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि R1 कौन से है, R2 क्या है, R3 क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे R1 में, कौन सी लैंग्वेज रहेगी, R2 में कौन सी रहेंगी, ये सब मैंने क्लियर बताया है, वो आप जाके देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पैसेज में क्या दिया है देखो, गिवन दैट द करंट एकेडमिक सेशन commenced in April 2026, CBSE has decided to adopt a transitional approach to align its scheme of studies with the NCERT syllabus। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बताया कि जो नया एकेडमिक सेशन है वो 2026 से शुरू हो चुका है, इसलिए जो CBSE के नए नियम हैं उनको एकदम से लागू करने की बजाय क्या किया जाएगा, तो धीरे धीरे लागू करने का फैसला CBSE ने किया है, ताकि जो स्कूल है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, इनको नए सिलेबस के अनुसार खुद को तैयार करने का समय मिल सके। तो ये ट्रांजिशनल फेज जो है, ट्रांजिशनल अप्रोच CBSE ने वहाँ पे रखा है कि जिसकी वजह से इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा
ताकि स्कूल भी रेडी रहेंगे, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी इसको टैकल कर सकेंगे, इसके साथ वो एडजस्ट कर सकेंगे इसके लिए, ठीक है। की अमेंडमेंट्स इन द स्कीम ऑफ स्टडीज़ विद रिस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। अभी जो भाषा का जो अध्ययन होगा, स्टडी होगी, उसके लिए कुछ मुख्य ऐसे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2026 फॉर क्लास 9 द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस R1, R2, R3 शाल बी कंपल्सरी। यहाँ पे क्लियर कट CBSE ने बोर्ड ने बताया है कि 1 जुलाई 2026 से क्लास 9 के जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 भाषाएं पढ़ना ज़रूरी होगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी उनके लिए कंपल्सरी रहेगी, R1, R2, R3 वाली। और इसमें से R1, R2, R3 में से एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस बीइंग नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें से 2 लैंग्वेज जो रहेगी वो कैसी रहेगी, तो भारतीय मूल की रहेगी, भारतीय भाषाएं रहेगी 2, ठीक है। 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेजेस कम से कम भारतीय होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो इंडियन लैंग्वेजेस है वो होनी चाहिए। उर्दू भी उसमें आती है, ठीक है। ये लैंग्वेजेस कोई भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज मे डू सो एज द थर्ड लैंग्वेज इफ द अदर 2 लैंग्वेजेस आर नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस और एज एन एडिशनल 4th लैंग्वेज। अगर कोई स्टूडेंट है वो उससे कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन पढ़ना है, वो अगर कोई विदेशी भाषा सीखना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, उसे 3rd लैंग्वेज के रूप में उसे एक्सेप्ट कर सकता है। मगर ये भी कंडीशन है कि 2 लैंग्वेजेस जो है R1, R2 कौन सी होनी चाहिए, तो नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी 2 भाषाएँ कौन सी इंडियन चाहिए, या फिर वो 4th एक एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर उसे पढ़ सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो डिटेल आएगा वो आएगा अपने CBSE की जो ये वेबसाइट, उसमें इसके बारे में डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। आगे क्या दिया देखो, पैडागॉजी एंड रिसोर्सेस, शिक्षण पद्धति और अध्ययन सामग्री, रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं। एज स्कूल हेड ऑफ स्कूल ऑल प्रिंसिपल्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द NCF-SE 23 curriculum goals, competencies and learning outcomes for language as well as other subjects। यहाँ पे सभी जो स्कूल्स है, उनके जो प्रिंसिपल्स है, उन्हें कहा गया है कि जो सिलेबस है भाषा और अन्य सब्जेक्ट, उनके जो करिकुलम गोल्स है, कॉम्पिटेंसीज है, लर्निंग आउटकम्स है, उसकी अच्छे से आप क्या कीजिए, तो उसे केयरफुली रीड कर लीजिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया, उनको रिक्वेस्ट की गई है। Comparative analysis shows approximately 75 to 80% overlap in core language competencies, oral communication। अब ये competencies ये सब जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तो कौशल, एक तरह के oral communication, reading comprehension, written expression, grammatical awareness, okay, between middle stage and secondary stage R3। इसका मतलब ये कि अगर जो कंपेरेटिव स्टडी की जाए उससे पता चलता है कि जो मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है उसमें R3 भाषा में नियर अबाउट 75% to 80% जो है, जो भाषा के जो कौशल है, कॉम्पिटेंसीज है, वो समान है। कौन सी कॉम्पिटेंसीज, ओरल कम्युनिकेशन, बोलने की क्षमता, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके, पढ़ने की समझ हो गई, इसके साथ साथ आगे देख सकते हैं हम रिटन एक्सप्रेशन एंड ग्रामेटिकल अवेयरनेस, ओके, व्याकरण संबंधी कोई समझ है। इसमें क्या है, तो 75% से 80% तक एक सेम आपको कॉम्पिटेंसी दिखाई देगी, ओके, जो भाषा का कौशल है वो समान है, ठीक है। R3 के टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो कंपैरिजन किया गया उसके हिसाब से। क्लास 9 स्टूडेंट्स शैल यूज़ द क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक 2026-27 एडिशन ऑन द चोजन लैंग्वेज। इसलिए R3 के लिए अलग नई किताबें जब तक उपलब्ध नहीं होती है, जब तक नए बुक्स नहीं आते R3 के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए, तब तक जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो R3 लैंग्वेज उन्होंने चुनी है, एक्सेप्ट की है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, तो क्लास 6 का जो R3 का बुक है उसे वो यूज़ कर सकते हैं, उसे वो पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आ गया क्यों ऐसा बताया उन्होंने? क्योंकि जो कंपेरेटिव स्टडी किया है उन्होंने, उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि 75% to 80% जो है कॉम्पिटेंसीज, कौशल जो है वो सेम है। तो इसलिए CBSE ने बताया कि जब तक नए बुक्स नहीं आते हैं, 9th स्टैंडर्ड के रिलीज़ नहीं होते हैं R3 के लिए, तब तक वो क्या कर सकते हैं, तो क्लास 6 का जो R3 का टेक्स्ट बुक है वो उसे यूज़ कर सकते हैं पढ़ने, उसे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू एडिक्वेटली एड्रेस द
competencies envisaged at the secondary stage, these textbooks will be supplemented with one appropriate local or state literary material selected by schools such as short stories, poems, or non-fictional works. Detailed guidelines regarding the selection and pedagogical use of such supplementary literary material shall be issued by CBSE by 15th June 2026। अभी इसके साथ साथ बच्चों को क्या करना है, आपको स्थानिक कहानियाँ, कविताएं और अन्य साहित्य भी आप पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चों की जो भाषा की क्षमता है वो और बेहतर हो सके। CBSE इसके बारे में क्या करेगा, तो विस्तृत ऐसी दिशा निर्देश देगा 15 जून 2026 तक इसके रिलेटेड वो क्या करेगा, तो डिटेल गाइडलाइंस रिलीज़ करने वाला है कौन, CBSE। ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, इन टेक्स्ट बुक के साथ साथ एक सप्लीमेंट्री तौर पर स्कूल्स क्या कर सकते हैं, तो कोई भी एक जो स्कूल ने सेलेक्टेड किया है शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स और नॉन फिक्शनल वर्ड्स है उसे वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, तो उनकी लैंग्वेज की जो ये है वो डेवलपमेंट हो सकती है, उनकी क्षमता बढ़ेगी। क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक्स इन 19 शेड्यूल लैंग्वेजेस विल बी मेड अवेलेबल टू स्कूल्स बिफोर 1 जुलाई। CBSE ने बताया कि जो 19 ऐसी जो भारतीय भाषा है उसकी क्लास 6 की जो R3 की बुक्स है वो 1 जुलाई 2026 से पहले स्कूलों को उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल SCERT एंड स्टेट लेवल रिसोर्सेज मे बी यूज्ड एज पर पास्ट प्रैक्टिसेस। बाकी जो भारतीय भाषा है उनके लिए स्कूल पहले की तरह SCERT और राज्य सरकार की जो उपलब्ध किताबें हैं, बुक्स है और उनकी जो अध्ययन सामग्री है, रिसोर्सेस है, ओके, तो उसका उपयोग कर सकेंगे। आगे क्या बताया, देखो, schools facing constraint in the availability of adequately qualified native Indian language teachers may, as an interim arrangement for R3 language, engage existing teachers of other subjects who possess functional proficiency in the concerned native Indian language। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, देखो CBSE द्वारा, कि अगर स्कूल के पास कोई पर्याप्त ऐसा योग्य इंडियन लैंग्वेज टीचर उपलब्ध नहीं है, नेटिव इंडियन लैंग्वेज टीचर अगर उपलब्ध नहीं है, तो इस टाइम पे R3 भाषा के लिए क्या करना है आपको, तो एक इंटरिम अरेंजमेंट आपको करनी है, एक व्यवस्था आपको करनी है जिसके तहत आपके स्कूल में जो कोई भी टीचर होंगे और उनको अगर उस सब्जेक्ट, उस लैंग्वेज के बारे में कुछ अच्छा सा ज्ञान है, तो उस टीचर से भी आप उस R3 का जो सब्जेक्ट है वो आप उससे पढ़ने के लिए आप उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप अरेंजमेंट स्कूल में कर सकते हैं अगर आपके पास योग्य ऐसा टीचर नहीं है R3 लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, इंडियन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, तो जिस टीचर के पास उसके बारे में एक कार्यात्मक ज्ञान है, फंक्शनल प्रोफिशिएंसी उस टीचर के पास है, उसकी आप मदद ले सकते हैं इंडियन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। collaborative and flexible mechanisms such as inter-school resource sharing through सहोदया क्लस्टर। इसके साथ साथ एक कोलैबोरेटिव वे में भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि सहोदया के माध्यम से जो स्कूल्स है उनके बीच जो टीचर्स है उसका, उनके रिसोर्सेज का आप साझेदारी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। वर्चुअल और हाइब्रिड टीचिंग सपोर्ट, ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड टीचिंग का सपोर्ट लिया जा सकता है R3 लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड लैंग्वेज टीचर्स, या फिर कोई रिटायर्ड टीचर है भाषा का, उसको भी आप सेवा में ले सकते हैं। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सुटेबली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट मे बी अडॉप्टेड टू एड्रेस टेम्पररी टीचर अवेलेबिलिटी चैलेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। ओके, बाद में आपको याद रखना है कि संबंधित भाषा में योग्य ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आपको नियुक्ति करनी है, मगर टेम्पररी वे में आप इस तरह से काम भी चला सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट के लिए क्या बताया, देखो मूल्यांकन कैसे होगा यहाँ पे आपको अच्छे से समझ लेना। अब तक तो हमने समझ लिया कि R1 R2 R3 कंपलसरी किया गया है, मगर असेसमेंट कैसे होगा उसका ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखो क्या दिया है, टू कीप द फोकस ऑन लर्निंग एंड रिड्यूस एनी अनड्यू प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, नो बोर्ड एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर R3 एट द क्लास 10th लेवल। ये सबसे इम्पोर्टेंट सूचना है। CBSE के जो स्टूडेंट्स है उन पर एक अतिरिक्त दबाव, अनड्यू प्रेशर जो है स्टूडेंट्स पर, वो कम करने के लिए फैसला लिया गया है कि
क्लास 10th में R3 जो सब्जेक्ट है, R3 जो लैंग्वेज है, उसका कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। ये अंडरलाइन करके लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10th में आपको उसका R3 का जो लैंग्वेज उसकी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं देनी पड़ेगी। ऑल असेसमेंट्स फॉर R3 शाल बी इंटायरली स्कूल बेस्ड एंड इंटरनल। R3 सब्जेक्ट का जो पूरा एग्ज़ाम रहेगा, असेसमेंट रहेगा, मूल्यांकन रहेगा, वो पूरी तरह से स्कूल बेस्ड, आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से उसे कंडक्ट करेगा। आगे क्या बताया देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन R3 विल बी ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन CBSE सर्टिफिकेट। यहाँ पे स्कूल ही इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, मगर साथ ही साथ जो उसके जो परिणाम हैं वो CBSE सर्टिफिकेट में दिखाए जाएंगे। इंटरनल स्कूल लेवल एग्ज़ाम होगा, मगर उसके जो परिणाम है वो आपको CBSE के सर्टिफिकेट पर आपको मिलेंगे। It is clarified that no student will be barred from appearing in the class 10 board examination due to R3। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि CBSE ने ये पूरी तरह से बताया है कि R3 भाषा की वजह से किसी भी स्टूडेंट को क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम देने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स rubrics फॉर इंटरनल असेसमेंट विल बी शेयर्ड बाय द बोर्ड शॉर्टली। जल्द ही CBSE क्या करेगा तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंटरनल असेसमेंट के जो नियम है उसे जारी करेगा। ठीक है, ये असेसमेंट का भी आपको याद रखना है। स्कूल ऑटोनॉमी एंड ओएसिस अपडेट। ओके, अभी ये स्कूल के लिए सूचना है, ये देखो ये कि स्कूल को क्या करना है, किस तरह से ओएसिस पे अपडेट करना है। तो स्कूल में चूज़ एनी लैंग्वेज फ्रॉम द CBSE लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। CBSE की जो सूचना दी है, CBSE ने लिस्ट दी है सब्जेक्ट्स की, उसमें से कोई भी भाषा स्कूल चुन सकता है, मगर ये इंश्योर करना है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि एटलीस्ट 2 ऑफ R1, R2, R3 आर नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस। जो R1, R2, R3 है, इनमें से कम 2 भारतीय लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दिया देखो, इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट स्कूल्स मस्ट अपडेट देयर R3 ऑफरिंग एज पर policy recommendation for classes 6 to 9th on the OASIS portal by 13 June 2026। 30 जून 2026 से पहले या फिर तब तक हर स्कूल से ये रिक्वेस्ट की गई है कि R3 जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। किस पे तो OASIS पोर्टल पर। ठीक है, ये भी स्कूल को बताया गया है। एग्जम्पशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ छूट या फिर विशेष प्रावधान हैं, जैसे कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, शाल बी ग्रांटेड रिलैक्सेशन एज पर द RPWD एक्ट 2016 के हिसाब से का जो एक्ट है उसके हिसाब से उनको कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जिसमें क्या हो सकता है तो एग्जम्पशन फ्रॉम सेकेंड एंड और थर्ड लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल, उनको दूसरी या फिर तीसरी भाषा से छूट भी उसमें शामिल हो सकती है, जो स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनके लिए। CBSE स्कूल्स सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसे स्कूल्स जो भारत के बाहर है उनके लिए भी कुछ छूट दी जाएगी। थर्ड, फॉरेन स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू इंडिया मे बी ग्रांटेड केस बाय केस एग्जम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस। ऐसे बच्चे जो विदेश से भारत लौट कर आए हैं, ऐसे विदेशी स्टूडेंट्स को आवश्यकता के अनुसार जो 2 भारतीय भाषा पढ़ने की जो अनिवार्यता है, कंपल्शन है, इससे क्या हो सकता है तो केस बाय केस छूट दी जा सकती है। ये एग्जम्पशन भी उनको मिल सकता है जो बच्चे विदेशी है या फिर विदेशी भारत कर लौट कर आए हैं उनके लिए। और आगे बोर्ड क्या बोल रहा है देखो, द बोर्ड reiterates that these transitional measures are designed solely to align with national policy while protecting students' interest। अभी CBSE ने ये साफ कहा है कि ये जो बदलाव है सिर्फ नई शिक्षा नीति के अनुसार व्यवस्था लागू करने के लिए की जा रही है। अंडरस्टैंड, नो स्टूडेंट शैल बी डिसएडवांटेज ड्यू टू दिस अलाइनमेंट। ओके, इससे किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं होगा। क्लियर कट यहाँ पे CBSE ने बताया है। द फोकस रिमेन्स
ऑन जॉयफुल मीनिंगफुल लैंग्वेज लर्निंग, नॉट ऑन एग्जामिनेशन प्रेशर। मुख्य उद्देश्य जो है इसका वो बच्चों को खुशी और समझ के साथ भाषाएं सीखना है, न कि उन पर परीक्षा का दबाव बढ़ाना। ठीक है, आगे बताया देखो, schools are requested to communicate these provisions positively to teachers, students and parents, emphasizing the long-term benefits of multilingual proficiency and cultural rootedness। स्कूलों से कहा गया है कि इन नियमों के जो फ़ायदे हैं वो स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं उनको सकारात्मक तरीके से समझाए। ठीक है, ये स्कूल्स को बताया गया है। ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो कई भाषाएं सीखकर अपनी संस्कृति से जुड़े रह सके। ये इसके कल्चर रूटनेस से मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी उनके बीच में डेवलप हो, इसके बीच का इंटेंशन है। ठीक है, कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो मे कॉन्टैक्ट CBSE एकेडमिक यूनिट, या फिर आप अप्रोच कर सकते हैं, या फिर इस फ़ोन पर आप कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं। इस तरह से ये जो इम्पॉर्टेंट ऐसा सर्कुलर CBSE ने डाला था, ये इसका डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपके कुछ सुझाव है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।